गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया जो अभ्यास प्रश्न है आपका प्री बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 8वीं के लिए, उसका हम लोग सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने आपके लिए विज्ञान का आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज है आपका सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरह से इसकी तैयारी करना है। तो देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपका एमएसक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा था। तो ऑप्शन दिए हैं ए में 1770 में, सन आपको 1714 में, या 1834 में, या फिर 1756 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, सन 1770 में जो है अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड, प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या की गणना या गिनती को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन ए में दिया है सर्वेक्षण, बी में दिया है जनगणना, सी में दिया है मतगणना, या फिर डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका, जनगणना आएगा। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्षों में जो जनसंख्या की गिनती की जाती है इसको क्या बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं। क्वेश्चन तीसरा देखें, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। तो ऑप्शन ए में दिया 1829 में, बी में दिया 1929 में, सी में दिया 1951 में, और डी में दिया है 1972 में। तो सही आंसर क्या है आपका, इसमें बी ने 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके ए में पदार्थ द्रव, बी में दिया है द्रव, सी में दिया है संसाधन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका सी, ठीक है, संसाधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूमि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके खनन के लिए, वानिकी के लिए, कृषि के लिए, भी उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका, पांचवे का डी जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, इसमें खनन भी किया जाता है, वानिकी भी की जाती है और कृषि भी की जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके ए में ओहियो है, बी में ओसाका है, सी में पीटर्सबर्ग है, और शिकागो है। तो सही आंसर क्या है छठवे का आपका सी। ठीक है, इसका क्या है, पिट्सबर्ग जो है वहाँ पे क्या है आपका अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, भारत में कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया 61%, 61%, 62% या 63%। सही आंसर क्या है आपका, इसमें आ जाएगा 61% जो है, जो हमारे भारत में लोग आयु वर्ग जो है कार्यशील है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सहमति का विचार किसका प्रस्थान या प्रस्थान बिंदु है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है गणतंत्र का, लोकतंत्र का, सरकार का, या राज्य का। तो सही आंसर क्या है, आठवीं का आपका लोकतंत्र का जो है सहमति का जो विचार है क्या है, प्रस्थान बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें में से कौन सा समुदाय हाशियाई समूह है। क्या है, हाशियाई समूह। तो ऑप्शन ए में दिया है दलित, बी में दिया है मुसलमान, सी में दिया है आदिवासी, और डी में दिया है आपका उपयुक्त सभी। तो नंबर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी जो क्या है आपका, जितने भी समुदाय ये क्या है, हाशियाई समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, CNG को विस्तार पूर्वक किसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, CNG को किस तरह से लिखा जाता है। तो आपको एक्स में दिया है कंप्रेसर नाइट्रोजन गैस, बी में दिया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी में दिया है कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, और डी में दिया है कंसंट्रेटेड नेचुरल गैस। तो सही आंसर क्या है इसका आपका है बी नंबर का है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है CNG को। ठीक है, इस तरह से आपके जो 10 क्वेश्चन से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको लघु उत्तरीय इसमें आंसर लिखना है। तो हमने आपको क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। ठीक है, तो आंसर में क्या दिया, देखिए बिरसा ने जनजाति समूह की दशा और दिशा को बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। बिरसा ने कई जनजाति समूहों को भीषण अकाल व महामारी के समय उनकी पूर्ण समर्पण भाव से सेवा की तथा समाज को अंधविश्वासों के दुष्चक्र से बाहर निकाला। राजस्व व्यवस्था का, जमींदारी प्रथा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। इन्हीं कारणों से जनजाति समूहों ने ही बिरसा का समर्थन किया। ठीक है, जो है जनजाति समूह ने ही क्या किया, बिरसा का समर्थन किया। ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन का आंसर का आप किस तरह देख सकते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। ठीक है, ये हो गया आपका पानीपत की लड़ाई का एक आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। ठीक है, तो 1927 में इंग्लैंड में बैठे ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। ठीक है, इस आयोग में भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, साइमन कमीशन का जो है विरोध किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और उत्तर पश्चिम में मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और लवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह से विश्व के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं या फिर प्रदेश इसको हम बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जल की समस्या का सामना कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं, जैविक कृषि वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के प्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं जैविक कृषि के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन 16 क्या है, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। ठीक है, इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, देखें, लौह इस्पात उद्योग को प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक सुई से लेकर विशाल जहाज तक, ठीक है, इसका निर्माण लौह इस्पात उद्योग द्वारा पर आधारित है। ठीक है, यह उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार स्तंभ है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है जो इस्पात, लौह इस्पात होते हैं वो सभी जितने भी उद्योग हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के द्वारा ही उनकी जो पार्ट्स हैं या फिर चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 17 देखते हैं क्या है, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी है और जब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए शिशु के जन्म के बाद के 5 वर्ष ना गिनकर आगे के वर्षों को गिनते हैं जिनमें हमें शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन मिल सक जाता है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं जीवन प्रत्याशा के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर आप किस तरह सकते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देता है, भले ही वह धन, आय, लिंग, सामाजिक स्थिति, प्रजाति, जातीयता, राजनीतिक रूख या कोई अन्य प्रतिबंध केवल अपेक्षाकृत मामूली अपवादों के लिए अधीन हो। मत देने के लिए इसी अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक वेस्ट में कैसे भी हो। ठीक है, सामाजिक वेस्ट में कैसे भी हो मतलब वो किसी भी जातीय धर्म का हो वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, सामान्यतः आदिवासियों या जनजातियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है। स्कूल के उत्सव, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है जनजातीय आदिवासियों के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसका आप आंसर किस तरह से लिखेंगे, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने का या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है तथा ठीक है, तथा 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये क्या है, शोषण से मुक्ति का अधिकार के बारे में आपको बताया गया है। चलिए अब जो देखते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 21 से क्वेश्चन नंबर 21 से आपका 24 तक रहेंगे और अब ये 5 नंबर के रहेंगे आपको। ठीक है, तो इसका आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना है और इसके जो क्वेश्चन है उसके भी आपको हमने आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप किस तरह सीखते हैं, देखिए उत्तर 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया माने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ठीक है, इस किताब में उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को उल्लेखित किया है। देखिए पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। ठीक है, थर्ड नंबर देखें, जेम्स मिल ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ठीक है,
समाज, धार्मिक बैर, जातिगत बंधकों और बंधुओं से जकड़ा हुआ था। ठीक है, ये सब आप इनने लिखा था अपनी बुक में। इसी के अथवा में जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए आप किस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। कंपनी द्वारा अधिग्रहण करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। ठीक है, यह नीति एक इस तारक पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग में हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, इस नीति के से अंग्रेज ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि सभी भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर ले सकते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी वो क्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। वनों से होने वाले लाभ लिखिए। ठीक है, आपको वनों से होने वाले लाभ बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका, आप आंसर लिख सकते हैं। पहला दिखे क्या लिख सकते हैं आप इसमें ऑप्शन में उत्तर में, वन हमें आश्रय ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं पॉइंट, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, लुगदी, गोंद तथा रबड़ प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। चौथा क्या लिख सकते हैं, वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। और पांचवा क्या लिख सकते हैं, वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी का जो अथवा में क्या आ सकता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे आप इसका, देखिए उत्तर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए पहला क्या है, भौगोलिक कारक, तो इसमें ऑप्शन क्या है, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म तथा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। ठीक है, तीसरा क्या लिख सकते हैं, सीमे मृदा। उपजाऊ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। ठीक है, चौथा क्या है, खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए हैं। ठीक है, जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो। ठीक, अलवणीय मतलब जहाँ पे आपका खारा पानी ना हो। ठीक है, मीठा पानी जहाँ। अब देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक कारक। ठीक है, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे होते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या, सांस्कृतिक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्य के बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। आपकी जो हमारी भारत संसद है उसके बारे में बताना है आपको। तो भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया, भारतीय संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में विजयी एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। ठीक है, इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन में हम लोग इसी का अथवा देखते हैं 23 का। जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी आप जनहित याचिका माना जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं। लास्ट आपका 24 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इस तरह से। इसमें लिखा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों का जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कह सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके ठीक बाद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है ना, राज्य की नीति में निर्देशक तत्व समावित हो किए गए हैं। ठीक है, अब देखें इसके आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य किस प्रकार के तत्व पर अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा।
राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाता है और इन नीतियों से देश का संचालन करता है, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके, ठीक है। इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसका हम अथवा देखते हैं। 24 का अथवा में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी अलोकप्रिय कानून का विरोध करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे, कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देता है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, ठीक है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी लोगों को यह रास नहीं आता तो लोग इसका विरोध करने के लिए विभिन्न तरीका का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी अगर संसद द्वारा कोई अगर जो कोई भी लॉ या कोई कानून पारित होता है और जनता को अप्रिय होता है तो आप इसके तरह से क्या कर सकते हैं, इसको इसका विरोध कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, लोग अलोकप्रिय कानून की आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अखबारों में लिख सकते हैं। और चौथा क्या है, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो ये टोटल आपके 24 क्वेश्चन जो है आपके सामाजिक विज्ञान के, वो आपके इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपको रट लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।